नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान पहली रैली में ही राहुल गांधी ने इतना कुछ कह दिया है और ऐसा कुछ कह दिया है कि बीजेपी बौखलाहट में आ गई है, तिलमिला गई है और कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वो हालत उसकी हो गई है। दरअसल राहुल गांधी ने बहुत तीखे हमले किए भी हैं और सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर किए हैं। सीधे यहाँ तक बोल गए वो कि वो वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ड्रामा कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर लोग कहेंगे मोदी जी हम आपको वोट देंगे लेकिन स्टेज पर डांस करो, तो वो डांस भी कर देंगे। और जाहिर है कि इस तरह का अटैक बीजेपी को बहुत नागवार गुजरना था और गुजरा है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कोई नेता ये सब कहे, ये कैसे सत्तारूढ़ दल के गले से उतर सकता है, तो वो बौखलाई हुई है। वो हमले पर हमले कर रही है। जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी अशिष्ट नेता हैं। अब ये एक विवादास्पद विषय है। विवादास्पद क्यों, बल्कि इसको कहा जा सकता है कि अगर अशिष्टता का देश भर में कोई सर्वे करवाया जाए कि किस पार्टी में या कौन नेता सबसे ज़्यादा अशिष्ट है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के मन में भी कोई भ्रम नहीं होगा कि सबसे ज़्यादा अशिष्ट नेता कौन है, किसने बार बार ऐसे जुमले कसे हैं, ऐसी बातें कही हैं जो अशोभनीय हैं। उनके पद पर रहते हुए तो उस तरह की बातें होनी ही नहीं चाहिए थी और ये बार बार कर रहे हैं। और ख़ुद अमित शाह का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। हम इस रिकॉर्ड पर जाएंगे। हम प्रधानमंत्री मोदी क्या क्या कहते रहे हैं, हालांकि वो आप सब जानते हैं, लेकिन चूँकि प्रसंग आया है तो एक बार दोहरा देना ज़रूरी है। और ऐसी चीज़ों को बार बार इसलिए भी दोहराया जाना चाहिए ताकि लोगों की स्मृति में बनी रहे। पहले तो ये कि राहुल गांधी ने अपनी इस रैली में क्या क्या कहा। सबसे पहला तो उन्होंने जो प्रहार किया वो ये था कि वोट के लिए मोदी स्टेज पर आकर डांस भी कर लेंगे। उन्होंने अपनी बात को शुरू करते हुए कहा कि यदि आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ड्रामा करो, वो आपके लिए कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। उनको कहो हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पर आकर नाच लो, नाच लेंगे। आप कहिए मोदी जी स्टेज पर आइए, डांस कीजिए, हम आपको वोट दे देंगे, वो कर देंगे। तो ये तो पूरा देश जानता है कि मोदी जी जो कुछ करते हैं वोट के लिए करते हैं। वोट और सत्ता और चुनाव, इन तीन चीज़ों के अलावा उन्हें कुछ नहीं सूझता, कुछ नहीं देखता। हर समय वो चुनाव के मोड में रहते हैं। इसलिए ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो वोट के लिए कुछ भी करेंगे, और बल्कि वो बहुत कुछ करते आ रहे हैं। वोट चोरी का जो इतना बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ है, वो क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि वो वोट के लिए कर रहे थे, सत्ता के लिए कर रहे थे, और यहाँ तक कि चुनाव प्रणाली को भी वो दूषित करने से हिचक नहीं रहे हैं। और चुनाव में जिस तरह की भाषा में वो बात करते हैं, जिस लहजे में वो बोलते हैं, जो चीज़ें वो कहते हैं, वो अपने आप में ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो सेना को भुना सकते हैं, वोट के लिए वो युद्ध में जा सकते हैं, वोट के लिए वो किसी खास समुदाय को खलनायक भी बना सकते हैं। बीजेपी और उनकी पार्टी कांग्रेस को के बारे में तरह तरह के झूठ भी फैला सकती है, विपक्ष को के बारे में झूठ फैला सकती है। ये तमाम हमने अभी लोकसभा चुनाव के दौरान ही देखा है, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं होगा। और एक और जो ताज़ा इसका नमूना है, प्रमाण है, वो है दिल्ली में जो छठ पूजा के लिए प्रधानमंत्री के लिए अलग से एक कुंड, तालाब बनाया गया और कहा गया कि यमुना साफ हो गई है। वहीं पास में बहती यमुना गंदी झाग भरी दिख रही है। उसके किनारे एक छोटी सी जगह को घेर कर वहाँ पर अलग से पाइप से साफ पानी भर दिया गया और कहा जा रहा है कि वो तो बिस्लेरी का पानी था या डिस्टिल वाटर था, या मतलब साफ सुथरा पानी वहाँ भर दिया गया था ताकि प्रधानमंत्री मोदी आए और छठ में वहाँ डुबकी लगा सकें, क्योंकि बिहार में चुनाव है। इसके पहले मोदी जी को कभी 11 साल में आपने नहीं देखा होगा कि छठ मनाने के लिए वो किसी घाट पे जाने की तैयारी कर रहे हों।
लेकिन चुनाव है, वोट है, तो वोट के लिए वो छठ पर्व भी मना लेंगे, डुबकी भी लगा लेंगे, ये सब कर सकते हैं। तो राहुल गांधी ने यहीं पर उनके लिए अटैक किया, और बल्कि इस अटैक को उन्होंने और विस्तार दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल वो जो गंदी यमुना है और जो साफ एक तालाब बनाया गया है, ये भारत का एक प्रतीक है जिसमें कुछ लोग विशेषाधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने बाकायदा अडानी अंबानी का नाम भी लिया। उनको विशेष सुविधाएं, सारा कुछ उनको दिया जाता है, और पूरी जनता के लिए वो गंदी यमुना है कि आप वहीं डुबकी लगाओ, वहीं स्नान करो, वहीं अपना छठ पर्व मनाओ। तो ये विरोधाभास दिखाने की कोशिश राहुल गांधी ने की, और बड़े ही अटैकिंग एग्रेसिव मूड में, जैसा कि वो हमेशा रहते हैं, कोई नई बात नहीं है उनके लिए। वो इस तरह के हमले करते रहे हैं और करते रहेंगे। अब ये तो चुनाव का मौसम है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो बिहार की नीतीश सरकार है वो तो रिमोट कंट्रोल से चल रही है, वो कठपुतली सरकार है, और उसको वो मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी नीतीश जी का चेहरा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन रिमोट कंट्रोल जो है बीजेपी के हाथ में है। 3-4 लोग दिल्ली में बैठकर सब कुछ तय करते हैं। सबसे पिछड़े लोगों की आवाज़ वहाँ पहुँचती नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर सामाजिक न्याय के खिलाफ होने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा में उन्होंने प्रधानमंत्री से जातिगत जनगणना की मांग की थी, लेकिन उस समय उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। ये और बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बीच अचानक उन्होंने पैंतरा बदला और कहा कि हम राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना करवाएंगे। वो किस तरह से करवाएंगे, अभी इसको लेकर संदेह का वातावरण। लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि चुनाव प्रचार में राहुल गांधी बिल्कुल पूरी अपने फॉर्म में थे, और उन्होंने उस ढंग से अटैक किया, और जाहिर है कि ऐसे बिंदुओं को उन्होंने छू लिया जो बीजेपी की कमज़ोर नब्ज़ हैं, और वहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा दर्द होता है। मज़े की बात ये देखिए कि पिछले 1 महीने से जो IT सेल के प्रमुख हैं अमित मालवी, वो लगभग हर दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे थे कि राहुल गांधी कहाँ हैं। राहुल गांधी विदेश गए थे, इससे उनको तकलीफ थी। वो बिहार क्यों नहीं जा रहे हैं, ये सवाल वो बार बार खड़ा कर रहे थे। अब जबकि वो बिहार जा रहे हैं तो वो परेशान हैं कि राहुल गांधी वहाँ जाकर ये सब क्यों कह रहे हैं। राहुल गांधी वहाँ जाएंगे, अपने कार्यक्रम के हिसाब से जाएंगे, जो बोलेंगे वो अपने हिसाब से बोलेंगे। आपको तकलीफ इसलिए हो रही है कि प्रधानमंत्री के बारे में आज तक कोई नेता इतने दो टूक लफ्ज़ों में खुले आम सरे आम बोलता नहीं था, और इस तरह से धज्जियाँ नहीं उधेड़ता था। तो पहली बार देश में एक ऐसा प्रतिपक्ष नेता हुआ है पिछले 11 साल में जो नरेंद्र मोदी को उनके बख्श नहीं रहा है, और उनके हर झूठ को, उनके पाखंड को और उनकी धांधलेबाजी को जनता के सामने बेनकाब कर रहा है, जोखिम मोल ले रहा है। ये एक दुस्साहस भी कहा जा सकता है ऐसे माहौल में, जब मोदी जी की सरकार तमाम विपक्षी नेताओं के पीछे पड़ी हो, तब एक नेता इस तरह से खुल्लम खुल्ला सामने खड़ा होकर डट कर जवाब दे रहा हो और सवाल पूछ रहा हो। तो ये राहुल गांधी की भूमिका जो अभी तक हम देखते आए थे, वो बिहार चुनाव में भी है, और बिहार चुनाव में भी वो इसी दम पर खड़े हैं और इसी दम पर वोट मांग रहे हैं। वो किसी भी सवाल से पीछे नहीं हटे हैं, और यही चुभ रहा है बीजेपी को, उनके नेताओं को। इसलिए वो भी जाहिर है कि ऐसे माहौल में उन्हें भी पलटवार करना ही है। लेकिन अगर अमित शाह के इस बयान को लें कि ये अशिष्ट भाषा है, तो अशिष्ट भाषा बोलने में तो PhD प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह आपने कर रखी है। आपके ढेरों बयान सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, कोई भी थोड़ा सा अगर करेगा, सर्फ करेगा तो सब मिल जाएगा। जैसे ये तो बहुत ही गंदा वाक्य था जो प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी के बारे में बोला था। उनको जर्सी गाय कहा था, विदेशी मूल की तरफ उनके इशारा किया था, और ये जाहिर है कि एक तो नस्लवादी था, अशोभनीय तो था ही। एक महिला के बारे में आप इस तरह से बोल रहे हैं, तो ये उनका था। उन्होंने ही कांग्रेस की विधवा कहा था सोनिया गांधी को, जब सरकार ने विधवा पेंशन स्कीम शुरू की थी, तो
कांग्रेस की विधवा कौन है, ये सोनिया गांधी की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा था। और राहुल गांधी और उनके परिवार के बारे में क्या क्या नहीं कहा इन्होंने। शहजादा मॉडर्न मीर जाफर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के बारे में कहा। राहुल गांधी परिवार को शाही राज परिवार, ये सब कहा। और नेहरू के बारे में तो उनके बयान से एक पूरी किताब बन सकती है। नेहरू को जिस तरह से वो बार बार बिना अवसर भी मौका निकालकर इस तरह के अटैक वो करते रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने ही आरोप लगाया था 2019 के चुनाव में कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, और बाद में कांग्रेस ने दस्तावेज जारी करके इसे साबित किया कि ये पूरी तरह से झूठा था और ये परिवार की भारतीयता पर सवाल उठाने का प्रयास था। तो नरेंद्र मोदी बिलो द बेल्ट जाकर कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, तब बीजेपी नेताओं को अशिष्टता नहीं दिखती है। खुद अमित शाह ने कहा था कि सोनिया गांधी आतंकवादियों के लिए आंसू बहा रही थी। सोनिया गांधी अपने पति की मृत्यु पर आंसू बहा रही थी, न कि आतंकवादियों को लेकर। तो ये तमाम चीज़ें बीजेपी नेताओं ने कही, और उनके नीचे के जो नेता हैं वो तो जाने क्या क्या कह चुके हैं। देखिए, ये सोचने की बात है कि जो राजनीतिक संस्कृति 2014 के बाद बनी है वो उसके पहले की राजनीतिक संस्कृति से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल उलट है। उसके पहले काफ़ी हद तक, चाहे नेता विपक्ष के नेता हो चाहे सत्तारूढ़ दल के नेता हो, बहुत संयम से बात करते थे। सार्वजनिक संवाद में किस तरह की शालीनता बरतनी चाहिए इसका पूरा ध्यान रखा जाता था। इक्का दुक्का अपवाद तो कभी भी मिल जाएंगे, लेकिन 2014 के बाद से ये एक पैटर्न बन गया है। बीजेपी के नेता, संघ परिवार के नेता और ऐसे बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन जो बीजेपी और संघ से जुड़े हुए हैं, या ऐसे साधु संत नेता इस तरह के भयानक बयान देते रहे हैं, कत्लेआम तक की अपील करते रहे, आह्वान करते रहे हैं, ऐसी राहुल गांधी की हत्या की बात करते रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अगर अमित शाह या अमित मालवीय या बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर अशिष्टता का आरोप लगाते हैं तो ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है। कहाँ राहुल गांधी या गांधी परिवार के बारे में अशिष्टता का आरोप पूरे देश भर में घूम जाइए, शायद ही कोई मानेगा कि राहुल गांधी या उनका गांधी परिवार अशिष्ट रहा है। वो सबसे मर्यादित और सबसे शिष्ट राजनीति करने वालों में से रहा है। इक्का दुक्का बयान कभी हो सकता है कि राहुल गांधी ने ऐसे बोले हों जो कुछ ज़्यादा चुभने वाले बीजेपी के लिए रहे हों, प्रधानमंत्री मोदी के लिए रहे हों, लेकिन ये भी तब हुआ है जब प्रधानमंत्री और उनके साथियों ने, उनके मंत्रियों ने, उनके पार्टी के नेताओं ने पहले ही लक्ष्मण रेखाएं लांघी हैं। उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा है। राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए कितने तरह के अभियान नहीं चलाए हैं। बहुत ही कुत्सित किस्म के, बहुत ही षड्यंत्रकारी ढंग से अभियान चलाए गए हैं। उनकी इमेज को बदनाम करने, उनको ध्वस्त करने के क्या क्या नहीं हथकंडे अपनाए गए हैं। हज़ारों करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए हैं, ये हम सब जानते हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी खड़े हैं, कांग्रेस भी खड़ी हो गई है, और ये उनकी समस्या को बढ़ाने वाला है, उनकी चिंता को बढ़ाने वाला है कि हर दिन राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता नीचे आ रही है। रेटिंग में प्रधानमंत्री की डाउनस्लाइड है और जो राहुल गांधी है वो ऊपर जा रहे हैं। तो ये चिंता का सबब है, और राहुल गांधी से कैसे निपटें ये शायद बीजेपी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी वो पुरानी शैली में ही चल रही है कि अटैक करते रहो गांधी परिवार पर, राहुल गांधी पर। लेकिन एक समय के बाद इस तरह की स्ट्रेटजी अक्सर उल्टी पड़ने लगती, फिर लोगों को लगता है इनके पास और कुछ है नहीं गांधी परिवार को दिन रात कोसने के अलावा, राहुल गांधी को बदनाम करने के अलावा। तो एक तरह की सिंपैथी भी मिलने लगती है उन नेताओं को जिन पर इस तरह के हमले किए जाते हैं। और राहुल गांधी ने तो खैर अपनी योग्यता से, काबिलियत से प्रूव भी कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा पढ़े लिखे, समझदार, राजनीति को समझने वाले
भविष्य को देखकर चलने वाले नेताओं में से हैं। उन्होंने ज़्यादा समझदारी का परिचय दिया है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। तो ये जो कंपैरिजन लोगों के दिमाग में होने लगा है वो भी परेशान कर रहा है बीजेपी को। इसीलिए जब राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक करते हैं तो उनको लगता है कि ये एक आसरा हमारा प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, उनके बल पर ही हम अभी चुनावी वैतरणी पार करते रहे हैं। अगर उनका भी कद गिर गया, उनको भी जनता की निगाहों में वो भी अगर छोटे हो गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और इसीलिए राहुल गांधी से पर वो पलट के और भी तीखे वार करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये स्ट्रेटजी बूमरैंग करती है, बैकफायर करती है। आपको कुछ और स्ट्रेटजी सोचना पड़ेगा। जो आपकी पूरी राहुल गांधी केंद्रित राजनीति हो गई है उससे इतर जाना पड़ेगा। आप जितने हमले करोगे राहुल गांधी उतने बड़े बनते रहेंगे। खैर, ये तो बीजेपी के नेताओं को समझना है कि वो कौन सी राजनीति करते रहें। लेकिन बिहार चुनाव में अगर राहुल गांधी इसी तेवर के साथ जो भी 10-12 रैली वो करने वाले हैं अगर वो करते रहे तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी जिस टेम्पो के साथ इस चुनाव को आगे बढ़ाना चाहती है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर हो सकता है इनको पूरी तरह से सांप्रदायिक रंग में आना पड़ जाए, सीधे सीधे हिंदू मुसलमान करना पड़ जाए, पर्दे के पीछे से नहीं, जैसे प्रधानमंत्री अक्सर करते हैं कि अब तो कपड़ों से पहचान सकते हो, वो ये आपकी सारी संपत्ति मंगलसूत्र उनको दे देंगे। अब वो शायद वो भी नहीं करेंगे, सीधे सीधे आ जाएंगे, क्योंकि बिहार चुनाव जीतना उनके इस समय का सबसे बड़ा राजनीतिक लक्ष्य है। उसकी तैयारी वो बहुत कर चुके हैं चुनाव आयोग की मदद से। SIR उसी का हिस्सा था, लेकिन क्या पता SIR में क्या हो जाए, इसलिए वो कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना चाहते हैं और इसीलिए राहुल गांधी पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन उससे उनका कद बढ़ रहा है और उधर तेजस्वी यादव का कद बढ़ा हुआ है। ऐसे में ये जोड़ी बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है बीजेपी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।